हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परीक्षा आपकी और मैं राहुल कुमार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे इतिहास। इतिहास टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम शुरुआत से मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहते हैं। इतिहास के जो जनक है वो कौन है? हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जनक हेरोडोट्स हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं इतिहास को। कौन कौन से 3 खंड है हमारे? इतिहास इतिहास जो 3 खंडों में बटाया है, इसमें नंबर 1 पे आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 पे आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 पे ऐतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किन भागों में बटाया, कितने भागों में बटाया। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हमने बांटा है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में और ताम्र पाषाण काल में। आद्य ऐतिहासिक काल को बांटा है सिंधु सभ्यता में, कांसा सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में। और ऐतिहासिक काल को बांटा है हमने प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व में बांट दिया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या प्राग ऐतिहासिक काल के कोई साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में ना तो कोई भाषा थी, ना ही कोई लिपि थी। जब भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, तो कोई लिखित प्रमाण भी नहीं प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में भाषा थी, लिपि थी, बट उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में भाषा थी, लिपि थी, लिखित प्रमाण भी हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है। तो बात करेंगे नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल के बारे में जानेंगे। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल क्या था? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, तो पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया पाषाण काल को। अब पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया, तो इन्हें बारी से नंबर 1 एक एक करके देखते हैं क्या है। तो पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। जो पूरा पाषाण काल था, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? आग की खोज हुई। तो ये स्टार लगा लेंगे इस पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही फैक्ट्स यहाँ का। आग की खोज कब हुई? आपसे पूछ लेगा कि आग की खोज कब हुई थी। ऑप्शन दे देगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नंबर 2 था हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल
यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। मध्य पाषाण काल यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या प्राप्त करी इस काल में मानव ने? अंत्येष्टि अंतिम संस्कार सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नंबर तीसरा है हमारा नव या उत्तर पाषाण काल। तो दोस्तों इसमें क्या है, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे, यानी स्थायी जीवन के प्रमाण इसी उससे मिलते हैं, स्थायी आवास बना लिए थे। साथ ही मानव कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। किस काल में? नवपाषाण काल में। मानव ने इस काल में पहिया था मन का घड़ा की खोज की। मन का बनाने का कारखाना मतलब घड़े की खोज की। नोट लिखेंगे। नोट में हमारा क्या है, मानव ने खेती 60,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। पहली कृषि किसकी थी? जौ और गेहूं की। जौ को क्या कहा जाता है? यव कहा जाता है किसमें? वेदों में। और गेहूं को गोधूम। तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहली कृषि किस खाद्य पदार्थ की हुई? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जौ एवं गेहूं। खाद्य सामग्री की तो गेहूं और जौ। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट रहेगा इसका, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अब कुत्ते से आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कुत्ता तो कु से क्या बनता है? कुल्हाड़ी। तो पहला औजार या पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। पहली धातु जिसका प्रयोग करके इंसान ने क्या बनाए? बर्तन बनाए उसमें इतिहास में तो तांबा था। पहली धातु क्या थी? तांबा। तो याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब आगे है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। किसका? औद्योगिकरण का स्वरूप। अब क्वेश्चन बनता है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी था? किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी था? दोस्तों हमने पढ़ा भी पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव के पास इतने संसाधन नहीं थे, क्या करता था वो? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था। पूरा पाषाण काल में क्या था वो? शिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी से पूछ लिया जाए कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य पहली बार मिले हैं। चावल के साक्ष्य पहली बार। अब बात करते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल, तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। बात आती है सिंधु सभ्यता की। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई। इससे हुई हड़प्पा से, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कन्निंग ने किया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कन्निंगम ने किया था। और जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। याद रखेंगे, जानकारी चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण जेम्स कन्निंगम ने किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी कब की थी? 1921 में। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक कहाँ कहाँ इसकी मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर में मांडा स्थान, उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट पर। चिनाब नदी के तट पर क्या है? मांडा स्थान है चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दयामाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये मांडा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में मांडा। ये दयामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दयामाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ? प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी के तट पर। पश्चिम में क्या है? सुतकांगेडोर ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। सुतकांगेडोर तास्क नदी। और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी। आलमगीरपुर मतलब मेरठ। हिंडन नदी के तट पर। ये 4 स्थान है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। ट्रिक से याद कर सकते हैं हम इन्हें। ट्रिक से याद करेंगे। स्थल कैसे याद करेंगे? सम एडी सुतकांगेडोर में से मांडा ए से आलमगीरपुर, डी से दयामाबाद। अब ये कहाँ मिले हैं? किस नदी के तट पर मिले? तो सै से हो गया सुतकांगेडोर। सै से कांगेडोर। तो ये मिला है हमारा डैफ मतलब दास्क नदी के तट पर मिली है। ठीक है। मैं से हो गया आपका मांडा कहाँ मिला है? चिनाब नदी के तट पर। इसी प्रकार ए फॉर आलमगीरपुर हिंडन नदी और डी फॉर दयामाबाद प्रवरा नदी। तो ये थी ट्रिक इसकी। आगे बात करते हैं, पॉइंट पढ़ेंगे इनके हम। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दास नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दयामाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। नंबर 1 हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। इसकी खुदाई किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। किसमें? 1921 में। और कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। अब यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हमें प्राप्त हुई उनके बारे में जानेंगे। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। क्या क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला। मतलब कुम्हार का चाक मिला, इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पर बर्तन जरूर बनाए जाते थे। अन्नागार मिला है, लोग अपने जो है खाद्यान्नों का भंडारण करते थे। श्रमिक आवास मिले हैं। माता देवी की मूर्ति मिली है। लकड़ी की ओखली, लक्कड़ का ताबूत, आरच
37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब कहाँ से मिले हमें? हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई भी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई भी 1921 में किसने करी थी? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने करी थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में, लड़काना जिले में, वो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कौन? हड़प्पा। यह सिंधु नदी के तट पर, यह भी क्या है? सिंधु नदी के तट पर है। वो रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। याद रखें, सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का बहुत बड़ा क्या मिला है? टीला मिला है। इसलिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार नाम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मतलब मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। क्या क्या वस्तु मिली हैं? पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तांबे का ढेर मिला है। तांबे का ढेर मिला है यहाँ से। बात करते हैं आगे हम। बात करेंगे मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। नोट में लिखेंगे आप, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। अब आगे बात करेंगे चन्नूदड़ो की। चन्नूदड़ो खुदाई कब हुई? 1931 में। 1931 में। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर, यह पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर भी है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। इसके मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। तो दोस्तों यहाँ से जब हमें क्या मिला है? लिपस्टिक, मेकअप का सामान मिलता है, तो ऐसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो औरत हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, सिंगार साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती थी। बात करते हैं रोपड़ की। 1953 में इसकी क्या हुई? खुदाई। इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिलता है। नोट, ऐसा ही सब नापाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। आपसे पूछ ले जाए कि मानव के साथ कुत्ते का सावधान कहाँ से मिला है? तो बुरजहोम से मिला है, जम्मू कश्मीर। बात करेंगे बनवाली की। बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला। क्या मिला? सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी। बनावली से क्या मिला है? हल्की प्रतिकृति मिली है। बनावली से हल्की प्रतिकृति मिली है, याद रखेंगे आप। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बी के थापड़ तथा बीबी लाल ने की। धोलावीरा गुजरात। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा हड़प्पा कालीन नगर या स्थान कौन सा है जिसे 3 भागों में बांटा गया है? तो धोलावीरा। और हमारे भारत की मिश्रित धरोहर, विश्व धरोहर भी क्या है? धोलावीरा ही, मिश्रित धरोहर, यूनेस्को में शामिल।
सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। घोड़े की हड्डी मिली है। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोटदा। साहब से पूछ जाता है कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। जो विदेशी व्यापार का संकेत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो या क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कुछ हमसे सुझाव पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपने आप से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।